हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस मेथड। फर्स्ट यूज अपन ने देख लिया था क्या कि अपन डायमेंशन एनालिसिस मेथड के थ्रू चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला कि गिवन फॉर्मूला आपको दिया गया जो फॉर्मूला वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। फिर आपने इसका दूसरा यूज देखा और वो था to establish the relation among different physical quantity, or you can say establish the formula of a physical quantity। इस पर बस अपन ने न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था। आज अपन एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो राइट डाउन कीजिए। the frequency of closed pipe, the frequency f of closed pipe depends upon the length L of pipe, density of air rho, and pressure of air P. Find the formula of frequency F. Repeat कर रहा हूं again. Frequency of closed organ pipe, frequency F of closed organ pipe depends upon the length L of pipe, density rho air of pipe, density of air rho, pressure of air P। अब आपको कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, बस आपको तो ये मतलब होना चाहिए क्या कि जो क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी है F, वो क्लोज पाइप की लेंथ L, एयर की डेंसिटी रो और प्रेशर P इन पर डिपेंड करती है। तो ये बात पता लगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डेंसिटी एंड प्रेशर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में लेंथ भी आएगा, प्रेशर भी आएगा और डेंसिटी भी आएगा, लेकिन अपन को क्या नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में इनकी कितनी पावर्स आएगी। तो लेट जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ की पावर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी की पावर रो, डेंसिटी की पावर y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर P की पावर z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मींस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में L भी आएगा, रो भी आएगा, P भी आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि इनकी कितनी पावर्स आएगी। तो मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में लेट L का पावर कितना आएगा x, y, रो का पावर कितना आएगा y और P का पावर कितना आएगा z आएगा। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में L भी आ गया, रो भी आ गया और P भी आ गया। जैसे अपन प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो हियर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज जस्ट अ प्योर नंबर। तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस, L पावर x, रो पावर y और P पावर z। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो कोई भी फॉर्मूले की करेक्टनेस के लिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला f0 L0 t पावर -1 की डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा। L पावर x लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है L पावर 1, होल पावर x है तो L पावर x, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L पावर -3, तो क्या हो जाएगा m पावर y, L पावर -3y, P प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L-1 T-2, तो क्या हो जाएगा m पावर z, L पावर -z और T पावर -2z। तो m पावर 0, L पावर 0, T पावर -1, तो क्या हो जाएगा m पावर y प्लस z, L पावर x प्लस x माइनस 3y माइनस z
और t पावर कितना हो जाएगा -2z। इधर का और इधर का वैल्यू सेम है, तो दोनों तरफ m की पावर l की पावर t की पावर सेम होनी चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l एंड t, तो इधर m का पावर 0, इधर m का पावर कितना है y प्लस z, तो y प्लस z इक्वल टू 0 आ गया। इधर l का पावर 0, इधर l का पावर x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 0 आ गया। t का पावर दोनों तरफ क्या होना चाहिए सेम, तो -2z इक्वल टू -1 आ गया। -1 कैंसिल, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z इन दिस इक्वेशन, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। अब अपन क्या करते हैं y और z की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x माइनस 3y y कितना है 1 सॉरी -1/z सॉरी -1/2 माइनस z का वैल्यू कितना है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3/2 माइनस हाफ इक्वल टू 0। 3/2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो इन तीनों इक्वेशन से अपन ने x y z का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा k l पावर x की वैल्यू कितनी है -1, रो पावर y का वैल्यू कितना है -1/2, r पावर z और सॉरी p पावर z और z की वैल्यू कितनी है 1/2। तो f इक्वल टू हो गया k अपॉन l अंडर रूट, ये क्या लिख दिया मैंने p, क्या हो जाएगा p अपॉन रो। पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती तो नीचे ले जाएंगे प्लस, तो p रो का पावर कितना हो जाएगा 1/2, पावर 1/2 का मतलब कितना होता है अंडर रूट, तो p अपॉन रो होल अंडर रूट। तो अब इस के थ्रू किन्हीं जो क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा जरूरी नहीं कि मैंने डायमेंशन एनालिसिस मेथड के थ्रू जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया वो 100% करेक्ट है। ये जरूरी है कि डायमेंशन एनालिसिस मेथड के थ्रू ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि जो डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही राइट हैंड साइड का आएगा। अब अपन डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का थर्ड यूज देखते हैं, और वो है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन मेजरिंग सिस्टम इनटू अनदर मेजरिंग सिस्टम। तो डायमेंशन एनालिसिस मेथड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं एक मेजरिंग सिस्टम से दूसरे मेजरिंग सिस्टम में। मीनिंग क्या कहना चाह रहा हूं, एक सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने किसी चीज का लेंथ मेजर किया और उसका लेंथ में आया 10 मीटर, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है लेंथ है और उसका लेंथ आया 10 मीटर। तो मैं कौन सा मेजरिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। उस एसआई सिस्टम में यूनिट तो क्या हुआ मीटर, और जब मैंने लेंथ को मीटर में मेजर किया तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो कितना आया 10 मीटर। लेकिन अगर मैं लेंथ को मीटर की जगह किस में कन्वर्ट करता, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता, तो मेरे को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरिंग सिस्टम चेंज किया। मैंने मेजरिंग सिस्टम बोले तो यूनिट चेंज किया, एक यूनिट सिस्टम से मैं दूसरे यूनिट सिस्टम में गया, तो पता लगा जैसे मैंने यूनिट चेंज किया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो गया चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया। तो जैसे ही आप यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। नो डाउट मीटर इज अ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेंटीमीटर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। तो जैसे ही मैं बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाऊंगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक गजब की बात है, यहाँ पर 1000 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, लेकिन है तो 10 मीटर इज इक्वल टू द 1000 सेंटीमीटर। तो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गया लेकिन फिर भी 10 मीटर किसके इक्वल है 1000 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब जब अपन एक फिजिकल क्वांटिटी को एक मेजरिंग सिस्टम से
दूसरे मेजरिंग सिस्टम में ले जाते हैं तो यूनिट चेंज होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपने 10 इंटू मीटर और 1000 इंटू सेंटीमीटर, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे, यूनिट आप चेंज कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विद दिस कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम था, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम था, उसमें यूनिट कितना, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, n1, और उस मेजरिंग सिस्टम में जो यूनिट था वो क्या था, u1। मैंने यूनिट सिस्टम चेंज किया, मेजरिंग सिस्टम चेंज किया, उसी क्वांटिटी को मेजर किया, लेकिन दूसरे सिस्टम में मेजर किया तो यूनिट कितना हुआ, u2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, n2। लेकिन पता लगेगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मींस n1 u1 इक्वल टू कितना होगा, n2 u2। तो अपना टारगेट क्या है, अपना काम क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन मेजरिंग सिस्टम इनटू अनदर मेजरिंग सिस्टम। तो मेरे को करना क्या होगा यहाँ पर कि मेरे को फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम गिवन होगा, फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन होगा कि भाई मैं इस क्वांटिटी को इन यूनिट्स में मेजर करता हूँ, तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ये यूनिट भी गिवन होगा। अब मेरे से बोला जाएगा कि यूनिट सिस्टम चेंज कीजिए और फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड यूनिट सिस्टम। मींस मेरे को क्या फाइंड आउट करना रहेगा, n2। यहाँ तो मैंने फटाफट फाइंड आउट कर लिया। क्यों फटाफट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि बचपन से पढ़ते आते थे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम का यूनिट गिवन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा, और मेरे से बोला जाएगा कि नहीं अब इसको हम इस यूनिट सिस्टम में मेजर करेंगे, तो अब बताइए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना रहेगा, n2। लेट अस सपोज जो फिजिकल क्वांटिटी अपन मेजर करें उसका मास में डायमेंशंस कितना है, a, लेंथ में डायमेंशंस b है और टाइम में डायमेंशन c है। तो लेट the dimensions of a physical quantity A in mass, B in length, C in time। तो ये मास में डायमेंशंस है, ये लेंथ में डायमेंशंस है और ये टाइम में डायमेंशन है। इसका मतलब क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मास के यूनिट पर A का पावर, लेंथ के यूनिट पर B का पावर, टाइम के यूनिट पर C का पावर रेस करना पड़ेगा। क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम अपन ने बोला था क्या, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दोस पावर्स व्हिच वी हैव टू रेज टू द फंडामेंटल यूनिट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या है, वे पावर्स है जिन्हें अपन फंडामेंटल यूनिट्स पर रेज करते हैं, क्या ऑब्टेन करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऑब्टेन करने के लिए। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की मास में डायमेंशन a, लेंथ में डायमेंशन b और टाइम में डायमेंशन c है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, m पावर है, l पावर b और t पावर c। लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूं तो पता लगता है इस क्वेश्चन में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो मेजरिंग सिस्टम में मैं यूज कर रहा हूं। मतलब समझिएगा, m क्या चीज है, यूनिट ऑफ मास, l क्या चीज है, यूनिट ऑफ लेंथ, p क्या चीज है, यूनिट ऑफ टाइम। यहां तो अपन बोलते हैं कि m, ये जो m है यूनिट ऑफ मास है जनरलाइज्ड फॉर्म में, ना मैंने इसको किलोग्राम बोला ना ग्राम बोला, l क्या यूनिट ऑफ लेंथ और t क्या यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन जब मैं यहां पर आता हूं तो एक ही क्वेश्चन में मैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी का एक मेजरिंग सिस्टम ले रहा हूं और फिर उसको दूसरे मेजरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूं। मींस देखना, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं लेंथ का यूनिट मीटर भी ले रहा हूं और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी ले रहा हूं। तो ये कैसे लगेगा, ये L यूनिट ऑफ लेंथ तो है, लेकिन ये लेंथ मीटर वाला है कि ये लेंथ यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर वाला है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम की बात करूंगा
तो ये m, l और t को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, m1, l1 और t1 से। मींस यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम क्या होगा, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये m पावर a, l पावर b, t पावर c है। m क्या है, यूनिट ऑफ मास। अब यूनिट ऑफ मास कौन से मेजरिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ एक ही क्वेश्चन में मैं मास को किलोग्राम में मेजर करूंगा और फिर मैं बोलूंगा ग्राम में मेजर करेंगे तो बताओ क्या होगा, या पाउंड में मेजर करूंगा और पूछूंगा किलोग्राम में मेजर करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन में यूनिट ऑफ मास किलोग्राम भी आ सकता है, ग्राम भी आ सकता है, पाउंड भी आ सकता है, मिलीग्राम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैंने सिंपल अगर m लिखा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि ये यूनिट ऑफ मास फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम का है कि सेकंड मेजरिंग सिस्टम का। तो फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम के लिए मैं इनके साथ m11 लगा दूं, ताकि क्या होगा, यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम, और u2 यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, m2 यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड मेजरिंग सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड मेजरिंग सिस्टम। तो ये तो यूनिट हो गया m पावर a, l पावर b, t पावर c। लेकिन ये m, l और t कौन से मेजरिंग सिस्टम के, फर्स्ट के या सेकंड के। तो 1 लगा दिया फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए क्या लगा दिया 2 2। तो ये हो गया यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम और ये हो गया यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड मेजरिंग सिस्टम। तो m1 क्या हो जाएगा, u1 कितना है, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, और u2 कितना है, m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 अपॉन l2 होल पावर b और क्या हो जाएगा t1 अपॉन t2 होल पावर c, होल पावर c हो जाएगा। ठीक है कि नहीं ये बात। अब मेरे को फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में मास लेंथ टाइम किसमें गिवन होगी ये भी मेरे को पता होगा, सेकंड मेजरिंग सिस्टम में मास लेंथ और टाइम को मैं किसमें मेजर करूंगा ये भी पता होगा। तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू क्या फाइंड आउट कर लूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड मेजरिंग सिस्टम। ठीक है, अभी आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, अभी अपन जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन सोल्व करिए। A car is moving with speed of 50 kilometer per hour. Car is moving with a speed of 54 kilometer per hour. If distance is measured in meter, and time is measured in second, then what will be the speed? If distance is measured in meter and time is measured in second, then find the speed of car, or you can say what will be the speed of car. तो क्या होगा, a car मूव कर रही है with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो क्या हो गया, यूनिट हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को किलोमीटर और टाइम को आर में मेजर करता हूं तो स्पीड की वैल्यू कितनी आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 54 आती है। लेकिन मेरे से बोला गया अगर मैं लेंथ को, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करता और टाइम को सेकंड में मेजर करता, किलोमीटर में मेजर करने की बजाय मीटर में मेजर करता, आर में मेजर करने की बजाय टाइम को आर में मेजर करने की बजाय सेकंड में मेजर करता, तो अब बताओ स्पीड कितनी आती। वैसे ये काम अपन बचपन से करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को इस काम को करना है बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड में अगर आपको सेकंड यूनिट, सेकंड मेजरिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए
तो आपको m1 पता होना चाहिए, m1 m2 l1 l2 t1 t2 पता होने चाहिए, मींस फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम पता होना चाहिए, सेकंड मेजरिंग सिस्टम पता होना चाहिए, साथ साथ a b c की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और a b और c और क्या है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं a b c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और वो कहां से फाइंड आउट करूंगा, उसके डायमेंशन फॉर्मूले से। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे पता लगेगा, तो आपको ये पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में कौन से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। तो बताओ क्वेश्चन में कौन से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है, स्पीड। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होगा, L1 t पावर -1, और चाहे तो मैं n पावर 0 भी लिख दूं। इसका मतलब स्पीड की मास में डायमेंशन कितनी आ रही है, 0, लेंथ में डायमेंशन 1 और t में डायमेंशन -1। तो a का वैल्यू पता लग गया, b का वैल्यू पता लग गया, c का वैल्यू पता लग गया। फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम हो गया, इधर सेकंड मेजरिंग सिस्टम हो गया। फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 54। सेकंड मेजरिंग सिस्टम में मेरे को पता नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में देखिए मास किसमें मेजर है, यहाँ मास नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये भी नहीं पता। सेकंड मेजरिंग सिस्टम में भी मास नहीं पता। फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में बोले तो शुरू में लेंथ को किसमें मेजर किया, किलोमीटर में। सेकंड मेजरिंग सिस्टम में लेंथ को किसमें मेजर किया, मीटर में। यहाँ टाइम किसमें मेजर किया, सेकंड में। यहाँ टाइम किसमें मेजर किया, सेकंड में। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड मेजरिंग सिस्टम में मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, तो n2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 अपॉन l2 होल पावर b, t1 अपॉन t2 होल पावर c। तो n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू कहां गई भैया, कहां गई, ये रहा 54। m1 अपॉन m2, m1 कहां गया, पता ही नहीं m1 के बारे में, कोई बात नहीं। m2 बताओ कहां गया, m2 के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। होल पावर a का वैल्यू कहां गया, 0। l1 क्या है, किलोमीटर। l2 मीटर। होल पावर b की वैल्यू कितनी है भैया, कहां है b, 1। t1 अपॉन t2, t1 r है और t2 सेकंड है, होल पावर c -1। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया, 54। m1 अपॉन m2 होल पावर 0। और आपको शायद पता होगा किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। किलोमीटर अपॉन मीटर, तो 1 किलोमीटर, किलो मींस कितना होता है, 10 टू द पावर 3 मीटर अपॉन मीटर। आवर्स इन 1 आवर कितने सेकंड, 3600 सेकेंड -1। मीटर से मीटर कैंसिल, तो n2 इक्वल टू 54। पावर्स पे पावर्स होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 3600 का होल पावर कितना आ रहा है, -1। पावर्स माइनस में अच्छी नहीं लगती तो नीचे ले जाए। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया, 54 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 आउट ऑफ 1000, 1 अपॉन 3600। 20 खत्म। 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54। 18 2 जा 36। 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल, 5 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब अगर मैं कार की स्पीड को, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करता, तो कार की स्पीड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता वो कितना आता, 15 आता। इसका मतलब 54 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे को स्पीड गिवन थी, लेकिन मैंने अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में मेजर की होती तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती, 15। जैसा मैंने बोला, आप क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये कितना है, 15 मीटर पर सेकंड।
लेकिन एक बात है कि यूनिट चेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विद कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट हमेशा क्या रहने वाला होता है, सेम रहने वाला। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन SI system the value of universal gravitational constant in SI system the value of universal gravitational constant is 6.67 10 to the power minus 11. Find the value of universal gravitational constant in CGS system. Find the value of universal gravitational constant in CGS system. तो आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको मैं शायद कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 6.61 10 to the power minus 11, और इसी का आपको किस सिस्टम में फाइंड आउट करना है, CGS सिस्टम में। तो मेरे को सेकंड मेजरिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 होल पावर है, l1 अपॉन l2 होल पावर b और t1 अपॉन t2 होल पावर c। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को बात करना पड़ेगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप बताएंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा, m पावर -1 l पावर 3 p पावर -2। मान लो आप उससे बोलेंगे सर हमको तो ये याद रहता है नहीं, मेरे को भी याद नहीं था, आपने थोड़ा सा बोल नहीं फरमाया, मैंने इसको एकदम फट नहीं लिखा, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी और मैंने उस कैलकुलेशन से इसको लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखना इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना, m1 l1 t-2 इक्वल टू इसका डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m2 और r स्क्वायर का l2 और इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला m पावर 1 m पावर 1। अरे मैंने क्या बोला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो ये नीचे आएगा तो पड़ जाएगा, तो m पावर -1 l पावर 1 l पावर 2 l पावर 3 और t पावर -2। मेरे को भी याद नहीं होते याद, और करने भी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही डायमेंशन फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मास में डायमेंशन कितना हुआ -1, लेंथ में डायमेंशन 3 और टाइम में डायमेंशन -2। क्लियर है? ये फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम, ये सेकंड मेजरिंग सिस्टम। फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 है। फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में मास बताओ किस में मेजर्ड है, तो आपको फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम क्या दिया गया है, SI सिस्टम। तो फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ मास क्या होगा, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा भैया, सेकंड। इन सेकंड मेजरिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता ही नहीं, बतानी है। सेकंड मेजरिंग सिस्टम क्या है, CGS।
तो जब सेकंड मेजरिंग सिस्टम सीजीएस है तो सीजीएस में मास किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, लेंथ किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। ठीक है, तो अब हमको फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम पता है, सेकंड मेजरिंग सिस्टम पता है, और सेकंड मेजरिंग सिस्टम में मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n2 इक्वल टू n1 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 m1 अपॉन m2, m1 क्या है किलोग्राम, m2 क्या है ग्राम, होल पावर a माइनस 1 n1 अपॉन n2 मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर b t1 अपॉन t2 होल पावर c। ठीक है, तो भाई n2 इक्वल टू क्या हो गया 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 किलोग्राम, बोले तो 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया और 10 टू द पावर 3 रहा, पावर्स पे पावर्स होती तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिखवा में 10 टू द पावर माइनस 3, सेंटी का मतलब कितना हुआ 10 टू द पावर माइनस 2, मीटर से मीटर कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 2 पड़ जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 3, पावर्स पे पावर्स होती है तो पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6, सेकंड अपॉन सेकंड कितना होगा 1, ये 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया 6.67 10 टू द पावर 10 10 10 और सब मल्टीप्लाई है, और जब पावर्स सॉरी बेस सेम हो और क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 और माइनस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 8, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 6.67 10 टू द पावर माइनस 8। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सीजीएस सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो कितना आया 6.67 10 टू द पावर माइनस 8 आया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। convert convert 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो मेरे को 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है बाय डायमेंशन एनालिसिस मेथड। तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा ए बी और सी कितने हैं। ए बी सी के लिए मेरे को सबसे पहले पता करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में तो क्या था फिजिकल क्वांटिटी मेंशन थी साफ साफ पता था, फर्स्ट क्वेश्चन में स्पीड थी, सेकंड क्वेश्चन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोली, मेरे को बोला कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूटन और डाइन किसके यूनिट्स होते हैं। तो आप सबको पता होगा न्यूटन और डाइन किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के। किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना होगा m1 l1 t माइनस 2। तो इसका मतलब a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना हो गया -2। अब फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में बात करेंगे, सेकंड मेजरिंग सिस्टम में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम में 1 न्यूटन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूटन है ये कौन से मेजरिंग सिस्टम में यूनिट है, फोर्स का कौन से मेजरिंग सिस्टम में यूनिट है। तो हमको पता है कि ये कौन से मेजरिंग सिस्टम में यूनिट है, MKS SI सिस्टम। तो फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम मेरा SI है, तो मास किस में मेजर करूंगा किलोग्राम में, लेंथ किस में मेजर करूंगा मीटर में, टाइम किस में मेजर करूंगा सेकंड में। सेकंड मेजरिंग सिस्टम में मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। अब मेरे को ये भी पता होना चाहिए डाइन फोर्स का तो यूनिट है, लेकिन कौन से मेजरिंग सिस्टम है CGS। तो इसका मतलब मेरे को अब मास को किस में मेजर करना है ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। तो n2 इक्वल टू क्या होता है n1 का वैल्यू कितना होगा 1, m1 अपॉन m2, m1 क्या है किलोग्राम, m2 क्या है ग्राम। तो किलोग्राम अपॉन ग्राम में किलोग्राम ग्राम तो कैंसिल,
किलोग्राम बचेगा, सॉरी किलो बचेगा 10 टू द पावर 3, किलोग्राम अपॉन ग्राम में ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, किलो बचेगा 10 टू द पावर 3 होल पावर ए का वैल्यू कितना है 1, L1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर अपॉन सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर तो 10 टू द पावर -2, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये 10 टू द पावर 2 होल पावर बी। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आए तो आराम से फॉर्मूला लिखना, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 अपॉन l2 होल पावर b, t1 अपॉन t2 होल पावर c। फिर ये m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा t1 अपॉन t2, t1 सेकंड t2 भी सेकंड होल पावर c -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू 1 10 टू द पावर 3 होल पावर 1, पावर्स पे पावर्स होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, 10 टू द पावर 2 होल पावर 1 तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, 1 की पावर कितनी भी हो इसकी वैल्यू 1 होगा, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5, तो 1 न्यूटन को अगर मैं डाइन में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू द पावर 5, तो यू कैन से 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। तो चलिए इसके आगे कल आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।